हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा अपील वैकेंसी 2023 में आने वाला है, उसका सेट नंबर 5 देखने वाले हैं और इसको हम फुल डिस्कशन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। इसलिए आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि जो भी सेट आप लगाते हैं या जो भी सेट आप देखते हैं उसको आप फुल डिस्कशन के साथ देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पीटी एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस का भी साथ में तैयारी हो जाएगी। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी और एक बार में क्रैक कर दीजिएगा और ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। बहुत लोग उड़ा रहे हैं आपको मार्केट में कि बहुत कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ नहीं जाएगा। एग्ज़ाम का जो लेवल क्वेश्चन होता है वो टफ कर देगा, तो आपका कट ऑफ 80 से कम रहेगा। इसलिए आप लोग 80 प्लस टारगेट मान करके तैयारी लग जाइए और मिशन में लग जाइए। नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न कौन है? तो इसको मैं 4 ऑप्शन दिया है और ये आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक से संबंधित पूछा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हैंड पंप है, पिलास है और सिलासी है, ये प्रथम उत्तोलक की श्रेणी है। प्रथम उत्तोलक की श्रेणी है। और मनुष्य का हाथ, जो हम लोग का हाथ है, वो भी प्रथम उत्तोलक का श्रेणी हो। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। चिमटा है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा। तो इसमें भिन्न कौन है? तो चिमटा भिन्न हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन सा है जो? तो आपका देता है कि विद्युत सेल है, सोलर सेल है, ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है। तो आपको पता हो कि विद्युत सेल है जो आपको विद्युत को यांत्रिक बदलता है, ट्यूबलाइट है जो आपको विद्युत को प्रकाश में बदलता है, सोलर सेल है जो सौर को आपको रासायनिक में बदलता है, यहाँ मोमबत्ती है जो रासायनिक को ऊष्मा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, मोमबत्ती। यह कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें बोलता है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है? नहीं, परिक्रमण काल घटती है, बढ़ती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं सही है। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो ये आपका इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसे क्रांतिक कोण से अधिक होगा, अगर अधिक होगा तो आपको उसका घनत्व पर निर्भर करेगा। अधिक हुआ तो घनत्व पर निर्भर करेगा। अगर यही पूछा कि यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक कोण से कम होगा, अगर यहाँ कम लगा देता तो कम में आपका उसको श्यानता, जो श्यानता होता है ना, इस पर डिपेंड करता है। तो यदि कोई भी द्रव है उसका प्रवाह का वेग उसे क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो घनत्व हो जाएगा वहाँ आंसर। अगर क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका श्यानता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य और सत्य पे ध्यान दीजिएगा। कौन सा असत्य है? तो इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, यही गलत है, क्योंकि ये उदासीन होता है, ये धनात्मक नहीं होती है। ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश है, जिसे प्रकाश है, तो प्रकाश आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए यह अनुप्रस्थ तरंग की गिनती आता है। और अगर ध्वनि पूछेगा तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, ये भी सही है। इस फोटोन से बने होते हैं, तो ठीक है। आप लोग को पता होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो छोटे छोटे फोटोन के कण से मिलकर बना होता है। तो आपका सही हो जाएगा। ये भी बी सी डी सही है। इसका प्रकृति धनात्मक नहीं, उदासीन होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण आपको अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ही रात्रि के समय ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। ध्रुवन की बात करें तो ध्रुवन सिर्फ प्रकाश तरंग में होता है, लाइट में होता है, प्रकाश तरंग में, ध्वनि में नहीं होता है। ध्रुवन प्रकाश में सिर्फ होता है। तो यही अंतर एक पूछता है कि ध्वनि तरंग में प्रकाश तरंग में क्या अंतर है? तो ध्रुवन प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ताप गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ताप गति का प्रथम नियम। आगे कहता है कि जब कांच की लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखेगा? तो लेंस की क्षमता घट जाएगी। लेंस की क्षमता इसमें घट जाती है। कांच की लेंस को जब पानी में डुबाते हैं उसको लेंस की क्षमता घट जाती है। जब विद्युत परिपथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसमें विद्युत धारा का मान, एक मिनट, इसमें विद्युत धारा का मान ऑप्शन देख लेते हैं। क्या समान रहता है?
क्या भिन्न भिन्न होता है, क्या अधिकतम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मान समान होता है। इसका मान समान होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर या मैक्सवेल होता है। तो यहाँ मैक्सवेल दिया है, अब कहीं कहीं वेबर भी देगा आपको, वेबर या मैक्सवेल देगा। चुंबकीय तरंग जो चुंबकीय तीव्रता होता है, चुंबकीय तीव्रता जो होता है उसका टेस्ला हो जाएगा। और चुंबकीय प्रेरण जो होता है, चुंबकीय के साथ प्रेरण जोड़ेगा तो गाउस हो जाएगा, और चुंबकीय अगर तीव्रता पूछेगा तो टेस्ला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और 8 कोर इलेक्ट्रॉन। आगे कहता है कि ससंयोजी यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ससंयोजी यौगिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये पूछा गलत कौन है? तो ये अणु के रूप में रहते हैं, ठीक है, ये आपका ठीक है, अणु के रूप में रहते हैं। दूसरा कहता है इसे क्वथनांक और द्रव्यांक निम्न होते हैं, ये भी ठीक है। ये जल में घुलनशील होते हैं, नहीं, ये जल में अघुलनशील होते हैं। यह जल में अविलय होता है, विलय नहीं होता है। नदी का गंदा जल उदाहरण है, नदी का गंदा जल किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन कहता है कोलाइडी विलयन का, बी कहता है निलंबन विलयन का, या वास्तविक विलयन। तो निलंबन विलयन का नदी का गंदा जल है उदाहरण निलंबन विलयन का। चार्ल्स के नियम का अचर का कांस्टेंट क्या है? चार्ल्स के नियम का अचर कौन सा है? तो चार्ल्स के नियम अचर आयतन हो जाएगा, यहाँ अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सॉरी, यहाँ दाब हो जाएगा जो कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स के नियम का अचर दाब में दाब होता है जो आपका कांस्टेंट होता है, अचर होता है। आगे है बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स किसका एक अयस्क है? तो बोरेक्स आपका सोडियम का हो जाएगा, बोरेक्स आपका सोडियम का अयस्क हो जाएगा, बोरेक्स सोडियम। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में आपको बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटोइक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल आपका सारेल का वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल फलों के रस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। यहाँ परमाणु बम पूछेगा तो सैमुअल कोहेन हो जाएगा, परमाणु बम सैमुअल कोहेन। अगला है क्वेश्चन की आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी के वर्ग में आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि ऊपर से हम नीचे आते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? तो यह ऊपर से जाने पर घटेगा। हवाई जहाज़ के ढांचा बनाने में निम्नलिखित किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है ड्यूरेलिमीन, दूसरा है रोज मेटल, तीसरा है मैग्नीशियम। तो यही मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज़ के ढांचा बनाने में। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया। आगे देखते हैं, कहता है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगर वनस्पति विज्ञान का जनक पूछता तो थियोफ्रेटस हो जाता। तो आधुनिक चिकित्सा का जनक हिप्पोक्रेटस और वनस्पति चिकित्सा का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। लैमार्क और टैवर्नियर ने प्रथम बार जीव विज्ञान का इस्तेमाल किया था। अरस्तु जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। अस्टोमा निम्नलिखित किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो आपका अस्टोमा हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक में अस्टोमा उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे कहता है म्यूटान इकाई है किसका? तो म्यूटान इकाई उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान है। जीन की इकाई की बात करें तो सिस्टोन होता है, जीन की इकाई सिस्टोन होता है।
और तंत्रिका तंत्र, उत्तक तंत्रिका तंत्र या उत्तक की बात करें तो न्यूरॉन हो जाएगा तंत्रिका। और तंत्रिका तंत्र ही ऐसा मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो जन्म के बाद इसमें विभाजन नहीं होता है। गेहूँ, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित है? गेहूँ, मक्का तथा बांस आपको ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। गेहूँ, मक्का और बांस ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। मालवेसी की बात करें तो कपास हो जाएगा। मालवेसी में कपास हो जाएगा, गुल्लड़ भी हो जाएगा, भिंडी भी हो जाएगा। कपास, गुल्लड़, भिंडी मालवेसी में हो जाएगा। लिलिएसी कुल की बात करें तो लहसुन, प्याज, लहसुन, प्याज लिलिएसी कुल से संबंधित है। पालमी की बात करें तो पालमी में सुपारी हो जाएगा। सुपारी, नारियल, खजूर इत्यादि ताड़ पालमी में आता है। पुष्प का नर भाग क्या है? मतलब मेल पार्ट्स क्या है पुष्प का? तो पुंकेसर है जो मेल पार्ट्स है पुष्प का, और पुष्प का जो वर्तिका है और जयांग जो फीमेल पार्ट्स है। तो पुष्प का नर भाग पुंकेसर हो जाएगा। अगर मादा भाग पूछे तो वर्तिका और जयांग हो जाएगा पुष्प का। बालू में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं? तो बालू में उगने वाले पौधों को सीमोफाइट्स कहते हैं। लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहते हैं। आगे है कि काइटन, डोरियस इत्यादि किस संघ का जीव है? तो काइटन, डोरियस इत्यादि आपका ये आपका हो जाएगा मोलास्का संघ का है। और ऑर्थोपोडा है जो सबसे बड़ा जंतु इसी में रहते हैं। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ी संघ वाला जीव है। ऑर्थोपोडा के तहत केकड़ा आता है और बहुत से हैं। वसा का इमल्सीकरण किस अंग में होता है? तो ये आपको वसा का इमल्सीकरण यकृत में होता है। और यकृत से ही एक यहाँ क्वेश्चन फंसाता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बहुत से बच्चे पित्ताशय में आते हैं, नहीं, पित्ताशय में नहीं होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में ही होता है और यकृत से निकल के पित्ताशय में जाता है। तो वसा का इमल्सीकरण यकृत में होता है। अग्नाशय की बात करें तो इसको आप इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। इसी कमी से मधुमेह रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो आपको वायरस से होता है गलसोथा, हर्पीज, ट्रेकोमा। गोनोरिया रोग है जो विषाणु से नहीं होता है, ये आपको बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से गोनोरिया रोग होता है, जिसको जीवाणु कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है? तो STH हार्मोन से आपका बौनापन, इसकी कमी से बौनापन हो जाता है। STH हार्मोन से कमी से बौनापन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ठीक है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। प्रधान सलाहकार PK मिश्रा एक गलत है आपका। वित्त सचिव TV सोमनाथन। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। निम्नलिखित में किस राज्य की बाडा कोलम चावल का GI टैग दिया गया है? तो आपको बताते चले कि GI टैग जो GI टैग अधिनियम है 1999 का अधिनियम है। और 2004 में प्रथम बार दार्जिलिंग के चाय को GI टैग भारत में दिया गया था। तो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, बिहार द्वारा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा इसको। तो पूछा कि प्रथम बार GI टैग किसको दिया गया है भारत में? तो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया है, 2004 में दिया गया है। 1999 GI टैग 1999 के तहत। और इसका आंसर बात करें किस बाडा कोलम, तो बाडा कोलम चावल आपको महाराष्ट्र का है। बाडा कोलम चावल ये महाराष्ट्र का है, जिसको GI टैग मिला है। हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य उड़ीसा हो जाएगा। पहला राज्य उड़ीसा हो जाएगा जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला। नेक्स्ट है कि काकाड़ू सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो काकाड़ू ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है। उदार शक्ति भारत मलेशिया के बीच होता है। के बीच होता है। युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के बीच होता है। यहाँ पे काकाड़ू पूछ रहा है। काकाड़ू सैन्य अभ्यास 2022 ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। कहते आगे है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी से कौन सा करेगा? तो 2023 में इसकी मेजबानी भारत ही करेगा। 2023 में इसकी मेजबानी
भारत द्वारा की जाएगी। G20 2023 की मेजबानी भारत करेगी। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस की राजधानी पूछेगा तो मिन्स्क हो जाएगा। मिन्स्क बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, ये आपको पूछेगा, राजधानी पूछता है बिहार दरोगा में, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान बेलारूस का है, जबकि भारत का कौन सा स्थान है, तो 107वां स्थान भारत का है। 107वां स्थान भारत का है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट लॉन्च किया है, तो हाल ही में ईरान ने जुलजान रॉकेट लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में भेजा है। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया है, तो दुर्गावती आपका मध्य प्रदेश में है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इसको नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। एक कुन्नो नेशनल पार्क है, यहाँ से नामीबिया से चीता ला गया है। कुन्नो नेशनल पार्क, यहाँ से नामीबिया से चीता ला गया, किस राज्य में? कुन्नो नेशनल पार्क आपको पूछेगा बिहार दरोगा में, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है कुन्नो नेशनल पार्क, जहाँ से नामीबिया से चीता ला गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित शरद कमल अंचल को किस खेल से संबंधित है? ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। शरद कमल अंचल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है, जो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? तो सर्वाधिक पदक आपको कुश्ती में जीता है। और इसकी राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करें तो ये आपका कहाँ हुआ, तो ये आपको बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, और अगला जो होगा वो आपको ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, और नेक्स्ट बार होगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वीन ऑफ फायर नाम पुस्तक लेखक देविका रंगाचारी हैं। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को। और शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ 2 क्वेश्चन आपको फंसाएगा, इसको समझ लीजिए। पहला पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 10 जनवरी हो जाएगा, 10 जनवरी। अगर यही पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर सिर्फ हिंदी दिवस पूछे आपको, सिर्फ हिंदी दिवस पूछे तो आपको 14 नवंबर हो जाएगा। हाल ही में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। हाल ही में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तम्पारा झील किस राज्य में है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है? तम्पारा झील आपको ये उड़ीसा में हो जाएगा। तम्पारा झील उड़ीसा में। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? तो डिजिटल रेडियो 2024 तक लॉन्च हो जाएगा। भारत को लॉन्च करने का मतलब लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2024 तक डिजिटल रेडियो की शुरुआत हम कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ है? तो ये आपका 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास हेतु वर्ष लॉन्च किया है। 2023 की बात करें तो मोटे अनाज की वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मोटे अनाज की वर्ष घोषित किया गया है। आगे है 2022, तो 2022 को कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु वर्ष घोषित किया गया है 2022 को। कॉर्बिलोन कप का किस खेल से संबंध है? कॉर्बिलोन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा कॉर्बिलोन कप टेबल टेनिस। कॉर्बिलोन कप टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से और बात करें तो स्वेथलिंग कप एक होता है जो टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है, जो पुरुषों का विश्व कप कहा जाता है इसको। टाइम कीपर आपको किस खेल से संबंधित है? टाइम कीपर तो यह कुश्ती से संबंधित है। टाइम कीपर कुश्ती से और बात करें तो हाफ नेल्सन, क्रेडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर आपको बोल ही दिया। मैट ब्रिज इत्यादि सब संबंधित है कुश्ती से। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है।
तो इसका सही आंसर कुश्ती हो जाएगा। मुद्रा वह वस्तु है जिससे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में किसने परिभाषित किया है? तो ये आपका रॉबर्ट वाटसन ने परिभाषित किया है कि मुद्रा वह वस्तु जिससे वस्तु का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। वॉल स्ट्रीट क्या है? तो वॉल स्ट्रीट आपका न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, वॉल स्ट्रीट। नेक्स्ट है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती है? तो नवपाषाणकालीन बस्ती, ये पाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाणकालीन बस्ती। तो नवपाषाणकालीन बस्ती की बात करें तो लंगनाज भी है, चिरांद बिहार में है, पोचमपल्ली आपको तमिलनाडु में है, सराय नहरा है जो मध्यपाषाणिक स्थल है, पाषाणिक स्थल है, तो इसका सराय नहरा आंसर सही हो जाएगा। नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, यह सराय नहरा आपका मध्यपाषाण काल का स्थल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, गलत है। यह व्यापार पर आधारित था और शुरुआती में तो गाय का इन्होंने पालना शुरू किया था। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। प्रथम जैन संगीति जब हुई थी पाटलिपुत्रा में, तो उसमें यहाँ के राजा कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा जो हुआ था उस समय वहाँ का शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य से संबंधित। और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपको कुषाण काल में, जो एक कनिष्क थे, कुषाण काल के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुए और इन्होंने महायान शाखा को विकसित किया और यहीं से कुषाण काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ शुरू हुआ। और एक क्वेश्चन और का पूछेगा कि मूर्ति पूजा भारत में सबसे पहले किसकी मूर्ति पूजी गई? तो सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजी गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा हुई। और यही कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, उन्होंने महायान शाखा को मानते थे। महायान शाखा मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। और एक हीनयान शाखा था, तो हीनयान शाखा था जो पुरानी परंपरा को ही मानता था, रूढ़िवादी विचारधारा को मानता था। और महायान शाखा उसने परिवर्तन चाहता था, तो महायान शाखा द्वारा ही मूर्ति पूजा, बुद्ध की मूर्ति पूजा करने का शुरुआत की गई। और सर्वप्रथम कुषाण काल से ही मूर्ति पूजा आरंभ हुआ। एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि किस काल में मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई। इससे पहले मूर्ति तो पूजी जाती थी, बट मंदिर कहीं नहीं मिलता था। और गुप्त काल से ही मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई। शुंग वंश की बात करें, इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके स्थापना किया था। निम्नलिखित कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो कौन सा साहित्य गुप्तकालीन, कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। ललित विग्रह राज, मृच्छकटिकम, सूर्य शतक, मृच्छकटिकम तो है, सूर्य शतक भी है। ललित राज विग्रह गुप्तकालीन नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। देख लीजिएगा बाकी आप लोग। संतरण काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक थे, MBT, जिन्होंने हिंदुओं के एक त्यौहार होता है जो होली होता है, होली में यह शामिल होते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बने थे, तुगलक वंश से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो कृष्ण का अवतार चैतन्य प्रभु को माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो यह आपको औरंगजेब ने बोलता था कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर की बात करें तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित पहला आप याद रखें कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। तो विधवा पुनर्विवाह नियम लागू हुआ 1856 में,
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से महालेखा परीक्षक के पद का सृजन भी हुआ। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 में आया। तो यही इनसे संबंधित नहीं है, चूँकि वुड डिस्पैच के समय लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे आपका वायसराय थे, लॉर्ड डलहौजी। पोर्टफोलियो की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई। वुड डिस्पैच 1854 वुड डिस्पैच, एक मिनट, वुड डिस्पैच 1854 जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में था। और विधवा पुनर्विवाह 1856 कैनिंग के समय था। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन कैनिंग के समय हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के समय हुआ। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था? ताना भगत बिहार से, ताना भगत। आगे कहता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 क्रांति की शुरुआत विश्वा नेशनल इन्फेंट्री से हुई थी। तो यहाँ क्वेश्चन दो को फंसाएगा। एक पूछा है कि मंगल पांडे किस से संबंधित है? कैमी बटालियन से, तो 34वीं बटालियन से मंगल पांडे संबंधित है। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 20वीं बटालियन से शुरुआत हुई थी। तो मंगल पांडे वाला आएगा तो 34वीं हो जाएगा। और शुरुआत से पूछेगी कहाँ से हुई, तो 20वीं से हुई। रिजल्ट इन हिंदुइज्म किसने लिखे हैं? तो ये अम्बेडकर साहब ने लिखे हैं, बी आर अम्बेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं, दयानंद सरस्वती लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प गलत कौन है? इंडियन एसोसिएशन एस एन सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही है। शारदा सदन रमाबाई सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी अम्बेडकर साहब ने स्थापित की, यही गलत है। अबहिष्कृत हितकारिणी सभा अम्बेडकर साहब, तो ये आपका सी गलत हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से मजरूल उल हक ने किए थे। खिलाफत आंदोलन का बिहार से नेतृत्व मजरूल उल हक ने किए थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में हुआ था। 1904 में फिनिक्स फॉर्म, ये भी दक्षिण अफ्रीका में, फिनिक्स फॉर्म 1904 में। 1894 में नटाल कांग्रेस। अगाती हवाई अड्डा कहाँ है? तो अगाती हवाई अड्डा लक्षद्वीप में है। अगाती हवाई अड्डा लक्षद्वीप में है। अगाती हवाई अड्डा लक्षद्वीप में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो यांग्याप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याप दर्रा, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश, तीनों दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ये दरोगा में, बिहार दरोगा में बहुत ज़्यादा पूर्वोत्तर की पहाड़ ही पूछता है और पूर्वोत्तर से ही दर्रा जितना पूछता है। तो दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा सारा अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर स्थित है? तो आपको बराक नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 बराक नदी पर स्थित है। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में है? तो बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा को लाभान्वित राज्य कौन कौन है? तो आपका यहाँ हो जाएगा केरला और कर्नाटक दोनों हो जाएगा। केरल और कर्नाटक दोनों हो जाएगा। और केरल और कर्नाटक में इसको विशेष रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बात करें कि एक कॉफ़ी वर्षा होता है जो केरला में होता है, और एक मैंगो वर्षा होता है जो आपका कर्नाटक में होता है। तो मैंगो वर्षा कर्नाटक और कॉफ़ी वर्षा केरल। असम में होता है, असम में बारिश होती है, जिसको बोडोई शिला कहते हैं। बोडोई शिला, एक मिनट, असम में बोडोई शिला के नाम से जानते हैं। और एक पूछता है और कि जब मानसून जो होता है आगमन के समय, आपको वेस्ट बंगाल में एक काल बैसाखी के नाम से वर्षा होती है। और उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से बारिश होती है।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो पहला कहता है कि यह स्टेटमेंट की जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संसरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोनों सही है, आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका सही। इसमें पूछता है कि भारत में जो पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा किस मृदा का, सबसे कम किस मृदा से, मतलब पूछता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मृदा मिट्टी को सजाएं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन पाया जाता है सबसे। तो इसके लिए याद रखिएगा जला काली, जलोढ़ मृदा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा हो जाएगा, यहाँ से लाल मृदा हो जाएगा, यहाँ से काली मृदा हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा, ली से लेटेराइट हो जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल के हिसाब से है कि कौन सा कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा, ये आपका सीक्वेंस में हो गया। अब बात करते हैं कि कपास, काली मिट्टी है जो कपास के लिए है, और लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो उसमें काजू का खेती होता है। आगे कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर आपको अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मकरोनी कौन सी फसल की किस्म है। तो आपका ये हो जाएगा गेहूं का, मकरोनी गेहूं फसल का किस्म है। हरित वाली बाजरा का है, हरित वाली बाजरा का है, सब याद रखिएगा, दरोगा में सब पूछेगा। भारत में पशु की गणना आयुक्त होती है प्रत्येक कितने सालों पे। तो 5 वर्षों पे होता है और मनुष्य का 10 वर्षों पे होता है। तो पशु का 5 वर्ष और मनुष्य का 10 वर्ष। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। तो पश्मीना ऊन एक बकरी से प्राप्त होता है, बकरी से पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। और एक अंगोरा ऊन होता है। तो अंगोरा ऊन आपको खरगोश से प्राप्त होता है और पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना की बात करें तो यह आपको बकरी से प्राप्त होता है। आगे है कि ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत की है। तो आपको हो जाएगा सुसीमा की जलधारा जो गर्म है, जो आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। और बाकी कनारी, फ्लोरिडा, ये सब आपका अटलांटिक महासागर में है। दस्त ए काबिर, नेक्स्ट है कि दस्त ए काबिरा तथा दस्त लुट मरुस्थल किस देश में है। तो ईरान में है, चीन में आपका तकला-मकान मरुस्थल चीन में हो जाएगा। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में हो जाएगा। सोमाली मरुस्थल आपको सोमालिया में हो जाएगा। तकला-मकान चीन में हो जाएगा। दस्त ए काबिर एवं दस्त लुट मरुस्थल ईरान में। सतकोसिया बाघ अभयारण्य कहाँ है। तो सतकोसिया बाघ अभयारण्य आपको उड़ीसा में पड़ता है। सतकोसिया बाघ अभयारण्य उड़ीसा में। सतकोसिया। पक्खू-पीला किस राज्य की लोक नृत्य है। तो पक्खू-पीला आपका हो जाएगा मिजोरम की पक्खू-पीला। निम्नलिखित में कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपको सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, हंसा मेहता, ये सब संविधान सभा की महिला सदस्य थी। उषा मेहता नहीं थी। उषा मेहता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो, जो गुप्त रेडियो का संचालन होता था, उसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया दोनों जुड़े हुए थे। तो उषा मेहता नहीं हो जाएगा इसमें। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि शासन संचालन की प्रभु सत्ता जनता के पास होनी चाहिए। ठीक है, और जनता से ही संविधान को शक्ति मिलता है, संविधान से ही देश चल रहा है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित किस देश के नागरिकों को OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है। तो पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में ही था।
मौलिक अधिकार, इसको भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन मिलता है और यह अमेरिका से लिया गया है, यूएस से, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। तो इसमें पूछता है कि इसमें पूछ रहा है आपका कि सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है। तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार का आता है, जो 19 के 1 क के सी में इसका वर्णन मिलता है। 19 क के सी में सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति किस प्रकार की है। तो यह आपकी कार्यपालिका शक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है, और 74वें मंत्रिपरिषद की जानकारी मिलती है हमें। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 132 में उच्च सुप्रीम कोर्ट के को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 132 में आपका हो जाएगा अपीलीय अधिकारिता हो जाएगा, अपीलीय अधिकारिता हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। रीट जारी करने का अधिकार, अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा है, तो अनुच्छेद 32 है, और हाई कोर्ट में आ जाएंगे तो 126 हो जाएगा। मूल अधिकारिता आरंभिक 131 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता आरंभिक क्षेत्र 131 अनुच्छेद में है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। तो वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान आपको ऑस्ट्रेलिया से संग्रहित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से निम्नलिखित किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपको मणिपुर में नहीं लागू है, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय में नहीं लागू है। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो आपका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन नहीं है, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो एक मिनट, लोकपाल के क्वेश्चन है कि लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम उम्र आपको 45 वर्ष रखी गई है। 45 वर्ष न्यूनतम उम्र, इससे कम नहीं होना चाहिए 45 वर्ष से। और आपको बात करें कि ये जो है आपका कि लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य की समय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो 5 साल या 70 वर्ष जो पहले हो, 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो, इसका यही कार्यकाल होता है। और इसका उम्र कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए, 45 वर्ष से कम नहीं। दो क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेते हैं। 25 साल प्रधानमंत्री बनने की उम्र होनी चाहिए 25 साल कम से कम। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता आपको प्रधानमंत्री करते हैं, चूँकि यही इसका अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आपका 50वां मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, इनका नाम है पूरा DY चंद्रचूड़, 50वां क्रम के हैं। इससे पहले 49वां इनके पिताजी थे, जो उदय उमेश ललित थे, उदय उमेश ललित। आगे है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है। तो यह आपका अनुच्छेद 350 के बी में मिलता है। 350 के बी में इसकी जानकारी मिलती है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। निम्नलिखित में कौन गलत है। तो निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है। तो आइए देखते हैं इसको। महाराष्ट्र में 288 ठीक है, कर्नाटक यही गलत है। कर्नाटक में आपको 230 नहीं है, 224 सीट है विधानसभा में। राजस्थान 200, गुजरात 182 ठीक है। लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड व मार्गदर्शक रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा कैग, CAG। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और हटाना हो तो फिर दोनों सदन के आदेश पर ही हटेंगे। तो कैग की नियुक्ति करते हैं। कैग की नियुक्ति की बात करें तो 148 अनुच्छेद में है। 148 से 151 तक इसका पूरा चर्चा मिलता है। 149 में इसकी कार्य एवं शक्ति की चर्चा मिलती है। तो 149 में कैग की 148 में कैग की नियुक्ति होता है, और 149 में कार्य एवं शक्ति की जानकारी मिलती है। और यही होता है लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड मार्गदर्शक होता है।
इसमें एक प्राक्कलन समिति है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति अगर संसद की कोई है तो प्राक्कलन समिति है। इसमें सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से इसमें सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति 76 के तहत। एक लोकलेखा समिति की बात कर लेते हैं तो लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको। और लोकलेखा समिति टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो 15 7 22 और प्राक्कलन समिति में सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। इसकी कार्यकाल की बात करें तो लोकलेखा समिति या प्राक्कलन समिति की जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ये आपका 99वां संविधान 2014 के तहत किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संविधान 2014 के तहत किया गया। सहकारी समिति की बात करें तो 57वां संविधान 2001 के तहत सहकारी समिति को लाया गया। 102 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया। 100वां में GST वाला हुआ। 100वां में आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण हुआ था। बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण किया गया था 100वां 2015 में। और 102वां वो भी से संबंधित है। 57वां सहकारी से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका आगे देखिएगा तो मैथ का आपका क्वेश्चन है 5। तो इसको अगर किन्हीं दोस्त को चाहिए PDF इसका तो PDF हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। बस कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और PDF हम दे देंगे। और इसी तरह से फुल डिस्कशन देखिएगा तो आपका PT के साथ मेंस की तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्त अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग भी इसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत व्यूअर कम लोग देख रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए और शिक्षा फ्री होना चाहिए। मेरा तो यही उद्देश्य है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।